वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और जो ख़बरें आप सुन रहे हैं, ईरान का अटैक या ईरान का एक जवाब जो कलेक्टिवली ये सब ज़ाहिर है ये सोच उजागर हो रही है कि मुसलमानों की तरफ से एक कलेक्टिव जवाब उन्होंने दिया है। और ये जवाब इज़राइल को मेरा मिला, लेकिन उसमें साथ में अमेरिका के अपने एजेंडाज़ हैं और अपनी उनकी एक सपोर्ट है इज़राइल के हवाले से, तो वो भी स्टेटमेंट्स आते रहे। इस पूरी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर अहमद सईद मिन्हाज साहब मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी ब्रिगेडियर साहब, ये जो अटैक ईरान ने किया है, एक तो ओवरऑल आप किस तरह से इसको देख रहे हैं, इसके रिपरकशंस क्या देख रहे हैं? ये एक जवाब जो समझा जा रहा है कि मुस्लिम उम्मा की तरफ से दिया गया है, इस तनाजुर में आपका क्या कमेंट है? देखिए, जो ईरान ने टेरिटरी स्ट्राइक्स की हैं इसराइल के ऊपर, वो जी। बेसिकली गजा के कंटेक्स्ट में नहीं थी। वो उसके जो दिमिश्क के अंदर उनकी जो एम्बेसी के ऊपर अटैक हुए थे, इसमें तकरीबन 10 ईरानी शहीद हुए थे और उसमें दो जो पासदारान इनकलाब के दो जर्नैल थे, वो भी शहीद हुए थे। तो उसकी ये टेरिटरी स्ट्राइक थी। अब ये किस डायरेक्शन में ये जाएगा, उसको देखने के लिए दो चीजें हो सकती है। नंबर हम्म। वन, कि क्या ये एस्केलेट करेगा। एस्केलेशन के लिहाज से मैं समझता हूँ कि इस वक्त तक किसी भी दुनिया के मुल्क ने, इंक्लूडिंग अमेरिका ने, ये वाज़ेह तौर पे इसराइल को बताया कि एस्केलेशन की जानिब जाते हुए वो इसराइल का साथ नहीं देंगे। हाँ, डिफेंस की सूरत में वो जरूर देंगे। तो जो थर्ड वर्ल्ड हम्म। वॉर की बात हो रही है, वो शायद इस वक्त मुमकिन नहीं है। लेकिन वो एस्केलेट कर जरूर सकती है, बिकॉज हम्म। काफी सारे ऑब्जेक्टिव हैं इसराइल के, जो कि इस सिलसिले में आगे चल के नेतन्याहू साहब के लिए हो सकते हैं। हम्म। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो अचीव किए, क्रॉसफिट्स एक स्ट्रेटजिस्ट था, उसने कहा था कि जो जंग है आपकी, वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का एक मीन है। तो ठीक अभी है। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल ईरान ने भी अचीव किए हैं और इसराइल ने भी अचीव किए हैं। इसराइल ने क्या किया है? नंबर वन, नेतन्याहू साहब जो है वो इस वक्त दो दफा पहले जब पावर में रहते तो उन्होंने फलस्तीनियों का जेनोसाइड किया था और अब भी किया था, और अब वो अगली दफा इलेक्शंस में ये उनकी पार्टी जो है वो क्या आ सकेगी? तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आ सकेगी, क्योंकि वहां के जो लेफ्टिस्ट ज्यूज हैं, जो अमन जी। पसंद ज्यूज हैं, वो सख्त मुजाहरे कर रहे हैं उनके खिलाफ। वन, सेकेंडली, वो एक वजह चाह रहे थे कि जो इस पर पूरी दुनिया इसराइल के अगेंस्ट हुई थी, तो वो एक किस्म की सिंपैथेटिक वोट हासिल करना चाह रहे थे। तो इन सो कॉल्ड 300 जो मिसाइल, क्रूज मिसाइल और जो ड्रोन्स के अटैक हुए, उससे एक किस्म की जो सिंपैथी है वेस्ट की, जो पहले खुल के सामने नहीं आ रही थी, वीजा भी गजा में हम्म। जो शहादतें कर थे, वो अचीव कर ली। नंबर तीन, इसमें यह है कि जो बिगर एक एम है जो नेतन्याहू का, कि आप ग्रेटर इसराइल की तरफ जाएं। तो जी। अगर यूरोप और अमेरिका साथ देता, तो शायद अपने आउटसाइड बॉर्डर्स की तरफ ये जा सकता था। तो एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश की। हाँ, उसमें उसकी नाकामी एक में जरूर हुई कि वो जो चाह रहा था कि अमेरिका उसके साथ आके ऑफेंसिव में उसका साथ देगा, उसमें अचीव नहीं कर सका। ये तो हो हम्म। गया पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव इसराइल के। ईरान ने क्या अचीव किया? जी। नंबर वन, आपको याद होगा 7 अक्टूबर की जब अटैक हुआ था गजा और इसराइल का आपस में जब ये लोग कर रहे थे, तो सबसे पहले ईरान ने कहा था कि मैं इस पे फिजिकली जाके कुछ वहां पे हमला करूंगा, ये उनका साथ दूंगा। हम्म। वो उसने नहीं किया। तो अब उसके पास फेस सेविंग के लिए ये जो दमश्कस में अटैक हुआ था, इसको आड़ में लेते हुए उसने एक कार्रवाई जरूर करनी थी, लेकिन वो सारी वार्निंग्स देने के बाद की गई। तो इसके ऊपर खासा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। हम्म। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपकी ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं बेसिकली, वो भी अंडर क्रिटिसिज्म रहते हैं, बिकॉज वो एक जो क्लर्जी है वहां पे ईरान में, और जो ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड्स हैं, उनके अंदर भी रिफ्ट्स, एक पैरेलल गवर्नमेंट काइंड ऑफ चीज चलती रहती है वहां पे। जो ठीक है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, वो इतनी अच्छी नजरों से अच्छा, अब ये मैं रेफरेंस नहीं ब्रिगेडियर देखते, साहब बिकॉज इसमें ये जानना 79 में चाहूँगी कि जब गज़ा पर तो अटैक हुआ था तो उस वक्त तो काफ़ी मुल्कों ने बहुत सी बातें की थी। मुझे याद है टर्की ने भी उस वक्त अपनी तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे, बाकी भी ममालिक थे जिन्होंने स्टेटमेंट्स दिए थे। लेकिन ईरान का अब जो है, बेशक उन्होंने अपने एजेंडा के तौर पर या अपने इंतकाम के तौर पर ये कार्रवाई की है, लेकिन ये कलेक्टिव स्टांस क्या इसने बिल्ट नहीं किया? और क्या इस वक्त ईरान को क्रिटिसाइज करना बेहतर होगा आपके ख्याल में, कि हम ये नोक पलक देखें कि जी वो किस वजह से हुआ है, किस वजह से नहीं हुआ है, और ईरान ने तो अपनी फेस सेविंग की है? क्या आपके ख्याल में ये दुरुस्त है?
नहीं देखिए, क्रिटिसाइज नहीं होना चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं होना चाहिए। वो एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन स्टेट है। हम्म। उसने जो अपनी दिमिश्क के अंदर होने वाली एम्बेसी के ऊपर हमला जो है वो ऐसे ही है कि आप के अपने मेन लैंड के ऊपर हमला हो। तो जी। उसने अपनी सॉवरेनिटी को जो चैलेंज किया था उसके रिस्पांस में अटैक किया था। तो वो तो किसी सूरत भी आप ये नहीं कह सकते कि उसने बुरा किया, उसने अपनी सॉवरेनिटी के लिए बिल्कुल ठीक किया। लेकिन ये जो एक नैरेटिव लेके बढ़ा जा रहा है कि शायद उसने मुस्लिम उम्मा की तरफ से रिस्पांस दिया, वो ऐसा नहीं है। तो लिहाजा वो जो अच्छा, पॉलिटिकल उन्होंने एक वीडियो ऑब्जेक्टिव भी अचीव जारी करने की की थी। ईरान की काविश इस थी। अटैक के साथ ही इससे पहले ही उन्होंने वीडियो जारी कर दी थी। क्या उस वीडियो में कोई ऐसी बात उन्होंने की कि ये अटैक हम क्यों करने जा रहे हैं? देखिए, उसमें ऐसा कोई उन्होंने कोई बात ऐसा नहीं की थी। हाँ, ये जरूर है कि उसको एक एंगल आप दे सकते हैं कि चूंकि उसने गजा में जेनोसाइड कर रखा था हम्म। और उसमें एक पोजीशन ईरान की शुरू से थी, तो अब उसका सबर का पैमाना ब्रेज हो गया। लेकिन ये उसको शायद कुछ पहले कर लेना चाहिए था। लेकिन हैविंग सेड दैट, कुछ ना कुछ तो हुआ, एटलीस्ट कुछ ना अगर कुछ भी ना होता तो फिर मुस्लिम उम्मा अच्छा, जो है इसमें वो आप क्या करती? वो ब्रिगेडियर साहब तो क्या समझते हैं कि ये जो अभी अटैक्स हुए हैं, ज़ाहिर है इसका एक और नज़रिए से देखा जा रहा है कि इसमें माली तौर पर भी नुकसान हो रहा है। इज़राइल का काफ़ी नुकसान हुआ है। अपने डिफेंस के लिए जो जो उन्होंने तदबीर की है उसमें उनके अरबों डॉलर्स खर्च हो रहे हैं। सो इसका इस एक अटैक का आप किस तरह का इफ़ेक्ट देखते हैं कि ये जो गज़ा पर अब अटैक हो रहे हैं या जो इज़राइल की तरफ से हमें लगता है कि ईरान और उसके एडजेसेंट एरियाज़ को भी टारगेट किया जाता है, कभी ना कभी हम देखते हैं कि वो शरारत होती रहती है। आपको क्या लगता है इससे कुछ वो बैक फुट पे जाएँगे? नहीं, बैकफुट पे तो नहीं जाएंगे क्योंकि इसराइल माली तौर पे बहुत स्ट्रांग है। अभी वो उसके मुताबिक तकरीबन $1.25 की उसने जो आयरन डोम के उसके मिसाइल्स थे, जिन्होंने आने वाले मिसाइल्स को, क्रूज मिसाइल्स को और ड्रोन्स को गिराया, तो उसमें $1.25 का उसका खर्चा है। तो लिहाजा ईरान के ऊपर तो ये सारे इंडिजिनस मिसाइल्स थे और वो एक रेजिलियंट कौम है, उन्होंने खुद बना के रखे हुए थे। हाँ, ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर, दुनिया की इकोनॉमी पे इस पर खातर खान नेगेटिव असर आएगा, क्योंकि जब भी इसराइल में डिस्टर्बेंस होती है तो आपका मेडिटेरियन सी, स्विस कनाल, नीचे बहरा अहमर जो है, रेड सी, उसके अंदर जो है चीजें आस्ता मूव करना शुरू हो जाती हैं, आपकी तजारत स्लो पड़ जाती है। इसी हुँ। तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो कि ईरान के साथ लगता है गल्फ के कंट्रीज को नीचे इंडियन ओशन के साथ जोड़ता है, उसमें मूवमेंट जो है वो कंट्रोल हो जाती है, कम हो जाती है। इसके साथ साथ आप देखें तो इन 2 दिनों के अंदर आपकी जो एयर स्पेस थी, स्पेशली ओवर द मिडल ईस्ट, जिसमें इराक, ईरान, जी। उर्दन, आपका शाम और आगे इसराइल, ये भी बंद थी। तो लिहाजा दुनिया को ऑलरेडी एक इन्फ्लेशन, एक रिसेशन का सामना है पोस्ट कोविड 2019 में। उस तरह की इस तरह की कार्रवाइयों के साथ जी। अगर आपकी ट्रेड रुकेगी दुनिया के अंदर, तो ना सिर्फ आपके एनर्जी क्राइसिस पैदा होंगे, बल्कि आपके सेहत के क्राइसिस भी पैदा होंगे और रिसेशन मजीद बढ़ेगी, गुर्बत मजीद बढ़ेगी। और स्पेशली कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, ये दूसरे जो पसमानदा ममालिक हैं या डेवलपिंग कंट्रीज, उनके लिए खातर एक नेगेटिव असर पैदा होगा। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया को इसके ऊपर एक स्टैंड लेना चाहिए, जो अमेरिका काफी काफी हद तक जो है वो उसमें पोजीशन लिए हुए है, और अच्छा है कि वो अच्छा ऑफेंसिव में ब्रिगेडियर इसराइल के साहब, साथ नहीं जा रहा। मैं तो आपके मैं समझता तवज्जुद हूँ से ये भी कि बात आपसे पूछना चाहती हूँ, सिंस आप ये डिफेंस एनालिसिस करते हैं, कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान की तरफ से कोई ख़ास स्टांस उभर के सामने नहीं आया है। जब से 7 अक्टूबर के बाद से भी पाकिस्तान की जानिब से कोई एक आध स्टेटमेंट आ गया हो, तो एज़ पाकिस्तानीज़ या एज़ पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमारा क्या स्टांस है या होना चाहिए? देखिए, कल भी आपके फॉरेन ऑफिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसमें बड़ा बैलेंस किस्म की अप्रोच रखी गई। पाकिस्तान एक ऑफेंसिव कंट्री नहीं है, हमेशा अपने डिफेंस को तरजीह देता है, और वो ऑफेंसिव किसी भी मुल्क के खिलाफ जो है उसके डिजाइन नहीं है, मासवाए इंडिया के, जो कि उसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट उससे होती है। राइट। इसराइल का जहां तक ताल्लुक है, हमारी कोई डायरेक्ट एनिमिटी उनके साथ नहीं है। तो लिहाजा पाकिस्तान ने अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया और फौरन कहा कि आप जगमती की तरफ जाएंगे। उस ये जो अटैक्स आपस में एक्सचेंज हुए हैं मिसाइल्स के ईरान और इसराइल के दरमियान, उसके रूट कॉज को देखें, उसको सेटल करें, अच्छा, रेस्ट्रेंट क्या का मुजाहरा करें। तो पाकिस्तान का बड़ी इससे पहले कोई बैलेंस स्टांस था? जब गज़ा पे अटैक हुआ डायरेक्ट इज़राइल से, तो चलें हमारा वास्ता है या नहीं है, लेकिन गज़ा और उससे जो सिचुएशन बनती है, ज़ाहिर है ये मामला सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, इसमें दीनी एस्पेक्ट भी आ जाता है। तो क्या पाकिस्तान का उसमें कोई स्टांस रहा? जी बिल्कुल, 7 अक्टूबर के बाद ना सिर्फ फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट जारी की थी, बल्कि चीफ फार्म मिनिस्टर ने थ्रू आईएसपीआर भी एक अपनी पोजीशन ली थी, और उसको भी जंगबंदी का मुतालबा किया गया था। और चीफ फार्म मिनिस्टर जनरल आसिम मुनीर साहब ने
टू स्टेट जो सोल्यूशन है इसराइल और जी। फलस्तीन का, उसकी बात की थी और पीसफुल नेगोशिएशंस की बात की थी, जिसमें उन्होंने इनवाइट किया था कि दुनिया की जो ताकतें हैं वो बैठे और स्पेशली यूनाइटेड नेशंस बैठे और अपनी दीगर जो करारदादों के मुताबिक इसका हल तलाश करे। तो पाकिस्तान ने उसके लिए बड़ी बैलेंस स्टेटमेंट दी थी और कंडेम किया था इसराइल की जो मैसेकर, ये जेनोसाइड वो कर रहा है फलस्तीन के अंदर, स्पेशली गजा की पट्टी में। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका। ब्रिगेडियर अहमद हमारे साथ मौजूद थे और ये ओवरऑल जो कल से आप खबरें सुन रहे हैं, बल्कि उन्होंने खुद भी जैसे बताया 7 अक्टूबर ऑनवर्ड्स कुछ ना कुछ हम सुन ही रहे हैं इज़राइल के हवाले से और इज़राइल का कॉन्फ्लिक्ट, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, इज़राइल की जो जिस तरह से नस्लकुशी वो लोग कर रहे हैं गज़ा में, पहले तो उसके बारे में हम सुनते रहे और अब ईरान का ये जो अटैक है इस पे पूरा आपने देखा ही है, सुन ही रहे हैं। आई होप कि पाकिस्तान अपने बैलेंस स्टेटमेंट्स के साथ साथ कुछ और करने की भी हिम्मत रखे और साथ ही जो लोग पाकिस्तान में जितने पाकिस्तानी हैं उनके लिए भी कुछ हो सके। हमें तो मेरे ख्याल में किसी बाहर के दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सड़कों पर ही इतने दुश्मन हैं जो 25,000 28,000 के लिए जान ले लेते हैं। तो पहले तो अंदरूनी दुश्मन को ख़त्म करने की ज़रूरत है। उसके अलावा पाकिस्तान में एक वफ़्द भी आ रहा है सऊदीया से और उस पे कुछ ख़ास उमूर पे डिस्कशन होगी, तो जो उसके रिज़ल्ट्स होंगे वो हम आपसे आगे शेयर करेंगे। इस वक्त एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हकीम शाह नज़ीर हमारे साथ मौजूद होंगे।